हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। कौन कौन सी कंडीशंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से ड्रग ऑफ चॉइस बनते हैं, तो वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ऑप्शन हैं एफेड्रिन, मिफेंटरमाइन, एपिनेफ्रिन, अमाइडोरिन। ठीक है, तो इन सारों में से क्या होगा? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा? अमाइडोरिन होगा। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर क्या हो रहा है, जो रिदम्स बन रहे हैं अभी, ठीक है, वो क्या हो चुके हैं? बिगड़ चुके हैं, यानी एरिथमिया हो चुका है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एरिथमिया की फॉर्म होती है। तो एफेड्रिन क्या करता है? एफेड्रिन ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, वो रिदम को ठीक नहीं कर सकता। मिफेंटरमाइन क्या करता है? ये बीपी बढ़वाता है, तो ये भी नहीं करता। एपिनेफ्रिन एक कार्डियक स्टिमुलेंट है, तो ये भी रिदम के साथ छेड़छाड़ नहीं करता ज़्यादा। ठीक करने का काम मेनली कौन करेगा? एंटी एरिथमिक ड्रग करता है, जो कि होता है हमारा अमाइडोरिन। पहली डोज जो देनी होती है अमाइडोरिन की इस कंडीशन में, वो होती है 300 mg। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट डोजेस देनी होती हैं वो होती हैं उसकी आधी, यानी कि 150 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पहले हमने देखा था, अब दूसरी कंडीशन है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इन दोनों के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस दोनों का अलग अलग होता है। ऑप्शन है इसका एफेड्रिन, मिफेंटरमाइन, एपिनेफ्रिन, एमाइडोरिन। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका होगा एपिनेफ्रिन। ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलेगा तो अमाइडोरिन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलेगा तो एपिनेफ्रिन आंसर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेडिकार्डिया ड्यू टू वेगल स्टिमुलेशन ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, जो हमारी वेगस नर्व होती है, तो वो हमारी स्पाइनल नर्व होती है, पहले तुमको पता होना चाहिए। और जब वो एक्टिवेट हो जाती है तो क्या होता है? हमारे बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और एक होता है हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक में क्या होता है? जो हार्ट रेट होती है, ब्लड प्रेशर होता है, वो सब कुछ बढ़ता है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? उससे उल्टा होता है कि हार्ट रेट कम हो जाती है, बीपी भी कम हो जाता है। तो वही अगर वेगल स्टिमुलेशन हो गया, वेगस नर्व के साथ छेड़छाड़ हुई तो वेगस स्टिमुलेशन होगा। वेगस स्टिमुलेशन होगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होगा, और वो अगर एक्टिवेट होता है तो हमारा हार्ट क्या होता है? वो डाउन बढ़ जाता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? सीवियर ब्रेडिकार्डिया तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा ड्रग देते हैं? ग्लाइको, एट्रोपिन, मेफेंटरमाइन, एफेड्रिन। चारों में से कौन सा देंगे? एट्रोपिन इसका आंसर है, इसका करेक्ट। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेडिकार्डिया ड्यू टू वेगल स्टिमुलेशन ड्यूरिंग सर्जरी इज एट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफेक्टिव रिएक्शन। ठीक है, एनाफेक्टिव रिएक्शन में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? ऑप्शन है मिफेंटरमाइन, हाइड्रोकोर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, एपिनेफ्रिन। करेक्ट आंसर इसका आएगा एपिनेफ्रिन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी यही था। कार्डियक अरेस्ट बोलेगा तो भी एपिनेफ्रिन होता है, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन बोलेगा तो भी एपिनेफ्रिन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रिड्यूसिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर किसी पेशेंट के अंदर आईसीपी बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑप्शन हैं प्यूरोसिमाइड, थायोपेंटोन, नाइट्रोग्लिसरीन और मैनिटोल। मैनिटोल देखिए क्या कर सकते हैं आप, उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम कर सकते हैं। पहली बात हमें देख लेते हैं कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता कब है। ठीक है, तो या तो किसी को न्यूरल इंजरी हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है? तो इडेमा हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो उन सब की वजह से क्या होता है? फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है हमारे नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के पार्ट्स के अंदर। उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होता है? वो बढ़ जाता है। तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले इडेमा को कम करना पड़ेगा। इडेमा कैसे कम करोगे आप? जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आप देंगे वेन के थ्रू, तो जब वो ब्रेन से होते हुए निकलेगा तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो जमा हो रखा था इडेमा के फॉर्म में, वो क्या होगा? ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा, तो वहाँ से इडेमा कम हो जाएगा। तो आईसीपी इस तरीके से कम कर देता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? मैनिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स दैट कैन बी यूज टू ट्रीट एरिथमिया इन एनेस्थीसिया। ठीक है, एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं? ऑप्शन है ज़ाइलोकार्ड यानी कि लिग्नोकेन आईवी फॉर्म वाला। दूसरा ऑप्शन है अमाइडोरिन जो कि एंटी एरिथमिक ड्रग है। तीसरा ऑप्शन है डिल्टियाजेम, ये भी एक तरीके का एंटी एरिथमिक ड्रग है। तीनों देखा जाए तो एंटी एरिथमिक ड्रग की तरह काम करते हैं। ज़ाइलोकार्ड में कंफ्यूज नहीं होना, ज़ाइलोकार्ड के काफ़ी सारे काम होते हैं। ठीक है, ये पेन को भी कम करता है, ठीक है, और इसके अलावा ये एंटी एरिथमिक ड्रग की तरह भी काम करता है। ये लैरिंगोस्कोपी के जो रिफ्लेक्स जनरेट हो सकते हैं उसकी वजह से उनको भी ब्लंट करता है। तो इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं इसको यूज़ करने के, पर ये काम किसकी तरह भी करता है? एंटी एरिथमिक की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन से करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस का आंसर है। इसमें क्या दे रखा है? डोज ऑफ ज़ाइलोकार्ड इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया टैकी एरिथमिया इज़ 1.5 to 2 mg/kg। इंसुलिन डोज अगर पूछेगा तो 1 to 4 mg/minute। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों के क्या थे? कमेंट आ रखे थे कि डोज़ के रिगार्डिंग वीडियो बनाओ। तो डोज़ के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जो मेनली जो ड्रग्स यूज़ होते हैं एनेस्थीसिया में, जैसे कि प्रोपोफॉल हो गया, सक्सनेलकोलिन हो गया,
ठीक है, थायोपेंटोन हो गया, मतलब जिनकी डोज अजियादो में दे रखी है उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। मेनली तो प्रोपोफॉल की पूछा है अभी तक, सक्सेनाइलकोलिन की पूछा है और एक ऑन्डेंसिट्रॉन की पूछ रखा है पहले। इनके अलावा तो कोई अभी तक कोई डोज पूछी नहीं है, पर जो अजियादो में जिस ड्रग की डोज दे रखी है उसके अलावा किसी ड्रग की डोज नहीं पूछेगा, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन की भी पूछता है मेनली, क्योंकि वो कार्डियक अरेस्ट के फॉर्म में पूछता है। तो ज़्यादा आपको इसके अंदर डीप में नहीं जाना है इसके अंदर कि ड्रग कैलकुलेशन कैसे करनी है, ड्रग कैसे बनानी है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। मेनली जो ड्रग आपको दी हुई है चैप्टर्स के अंदर, जैसे कि प्रोपोफॉल की दे रखी है 2 mg/kg, इटोमिलेट की दे रखी है, थायोपेंटोन की दे रखी है, वो आपको याद रखनी है, वो इनफ है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी। तो लोकल एनेस्थीसिया जब आप देते हैं उसकी वजह से क्या होता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है कई बार। तो उसको ठीक करने के लिए क्या दे सकते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन, 20% लिपिड इमल्शन, एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 20% लिपिड इमल्शन, ठीक है। तो ये दिया जाता है लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी के अंदर। लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, LAST, लास्ट, ठीक है, लास्ट। इस बार लास्ट से क्वेश्चन आया था, इसमें पूछा था कि सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला सिम्टम होता है इसका मेटेलिक टेस्ट, ठीक है। तो वो पूछा था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया से भी इस बार क्वेश्चन आया था कि जब मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की कंडीशन हो जाएगी तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए। तो ऑप्शन ऐसे आए थे कि आप उसको डेंट्रोलिन देने में असिस्ट करवाएंगे डॉक्टर के साथ में, और ऑप्शंस थे कि इमीडिएट मेजर्स आप लेके आएंगे जिसकी वजह से पेशेंट को ठंडा किया जा सके, या फिर एक ये था कि जिनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है उन ड्रग्स का इन्फ्यूज़न आप बंद करेंगे। तो ऐसे करके 3-4 ऑप्शन थे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या दे रहा था कि आप असिस्ट करेंगे डेंट्रोलिन एडमिनिस्टर करने के अंदर, क्योंकि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या होता है, डेंट्रोलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेरिंगोस्पाज्म ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन के टाइम पे जब लेरिंगोस्पाज्म हो गया, अब लेरिंगोस्पाज्म किसी भी वजह से हो सकता है, या तो सिक्रेशंस बढ़ जाए उस वजह से हो सकता है, रिफ्लेक्स आ गया, एयरवे रिफ्लेक्स आ गया, उसकी वजह से लेरिंगोस्पाज्म हो सकता है। रिफ्लेक्स कब आता है, जब पेशेंट अच्छे से डीपन एनेस्थीसिया में नहीं है, यानी कि लाइट है। लाइट एनेस्थीसिया के टाइम पे आप इंट्यूबेशन करते हैं, फिर कोई भी उसके एयरवे को छेड़ेंगे तो उसके बदले में रिफ्लेक्स जनरेट होता है। रिफ्लेक्स जनरेट होगा तो क्या हो सकता है, लेरिंगोस्पाज्म हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। तो इन सभी से बचने के लिए क्या किया जाता है कि पहले से पेशेंट को अच्छे से डीप किया जाता है, उसके बाद में अटेम्प्ट लिया जाता है इंट्यूबेशन का। ऑप्शन है प्रोपोफॉल, वैक्यूरोनियम, सक्सेनाइलकोलिन, फेंटानिल, ठीक है। तो नॉर्मली देखा जाए तो प्रोपोफॉल भी रिलैक्स करता है, ठीक है। वैक्यूरोनियम भी पूरा टाइम होने के बाद में शुरू किया जाता है, ठीक है। तो प्रोपोफॉल भी रिलैक्स करेगा, सक्सेनाइलकोलिन भी रिलैक्स करता है, पर मेनली जो पूछ लिया वो पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस में आंसर करेक्ट जाएगा हमारा सक्सेनाइलकोलिन, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लेरिंगोस्पाज्म क्या होता है, सक्सेनाइलकोलिन होता है। इसकी डोज होती है 0.1 mg/kg, ठीक है, लेरिंगोस्पाज्म को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर्स टू ट्रीट लेरिंगोस्पाज्म इन इंट्यूबेटेड पेशेंट्स, ठीक है। अगर कोई पेशेंट इंट्यूबेटेड पेशेंट है कोई, तो इंट्यूबेटेड पेशेंट के अंदर क्या होता है, उसको लेरिंगोस्पाज्म कब आ सकता है, जब आप एक्सट्यूबेशन का ट्रायल ले रहे हैं, ठीक है, तब भी आ सकता है। जब उसके एयरवेज को पहले आप इंटीट्यूब डाल दिया आपने, ठीक है, वो उसके लिए अडेप्ट हो गया, जब उसको आप बाहर निकालेंगे तो क्या होता है, एकदम से जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो चांसेस होते हैं कि वो कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। ब्रोंकोस्पाज्म भी हो सकता है, लेरिंगोस्पाज्म भी हो सकता है। तो उसको अगर वो हो चुका है तो उसको ठीक कैसे करेंगे, तो ऑप्शन हैं CPAP दे सकते हैं 100% ऑक्सीजन के साथ में, इसकी वजह से लेरिंगोस्पाज्म टूट जाता है। नेक्स्ट है सक्सेनाइलकोलिन रैपिडली रिलैक्स कर देता है किसको, वोकल कॉर्ड्स की मसल्स को, क्योंकि ये मसल रिलैक्सेंट है। दूसरा है रैपिडली क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये रैपिडली काम करता है, ठीक है। इसका क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, सॉरी ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका काफ़ी कम होता है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इसका कम ही है देखा जाए तो, 1 से 2-3 मिनट तक ये काम कर पाता है ये। तो सक्सेनाइलकोलिन क्या था हमारा, ड्रग ऑफ चॉइस था, इसलिए सक्सेनाइलकोलिन भी दे सकते हैं। प्रोपोफॉल डीपन्स एनेस्थीसिया एंड रिलीव्स स्पाज्म, ये हम सबको पता है कि प्रोपोफॉल्स की वजह से क्या होता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं थोड़ी, ठीक है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। प्रोपोफॉल की वजह से क्या होता है, जो हमारा एनेस्थीसिया होता है, प्रोपोफॉल एक हमारा इंडक्शन एजेंट है, तो जब आप प्रोपोफॉल देंगे तो जो एनेस्थीसिया है वो डीपन फॉर्म में चल जाती है, ठीक है। तो जब पेशेंट डीपन एनेस्थीसिया में चला जाएगा तो चांसेस कम होते हैं, और अगर हो चुका है लेरिंगोस्पाज्म तो वो उसको कम कर देता है, और इसी के साथ क्या कर देगा, रिलीव कर देगा किसको, स्पाज्म से। नेक्स्ट है एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन वेंटिलेशन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया,
ठीक है। हाइपोक्सिया की कंडीशन से बचने के लिए एडिक्वेट उसको ऑक्सीजनेशन, एडिक्वेट उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाना ज़रूरी होता है। तो ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं। क्यों? क्योंकि लेरिंगोस्पाज्म के टाइम पे क्या होता है, स्पाज्म मतलब कॉन्स्ट्रैक्शन हो गया, एकदम पूरा कोलैप्स हो चुका है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट खुद से सांस ले नहीं सकता, वेंटिलेट हो नहीं पाएगा, ऑक्सीजन जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं आप, उसको ऑक्सीजनेशन करवा रहे हैं। उसके एयरवे को वापस खोलने के लिए आप CPAP के साथ में 100% ऑक्सीजन उसको दे रहे हैं। मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आपने सक्सेनल कोलिन दिया है, और उसको एनेस्थीसिया को डीपन करने के लिए आपने क्या दे दिया, प्रोपोफॉल दे दिया। तो सब कुछ आपने ठीक कर दिया। ठीक है, तो ये चारों पांचों स्टेप्स हमको याद रखनी है। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर्स टू कंट्रोल ब्रोंकोस्पाज्म इन इंट्यूबेटेड पेशेंट्स। ठीक है, एक होता है लेरिंगोस्पाज्म, एक होता है ब्रोंकोस्पाज्म। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट 100% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो देना ही है क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट हमारा लेरिंग्स था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट हमारा क्या है, ब्रोंकस है। ब्रोंकस भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोलैप्स करेगा, तो क्या होगा, एयर पास नहीं हो पाएगी, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, तो इसलिए 100% ऑक्सीजन देनी ज़रूरी होती है। इसके बाद में डीपर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया को आपको डीप करना पड़ेगा, प्रोपोफॉल देना चाहिए। उसके बाद में गिव इनहेल्ड बीटा-2 एगोनिस्ट। ठीक है, बीटा-2 एगोनिस्ट में क्या क्या होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं, जैसे साल्बुटामोल हो गया, वो बीटा-2 एगोनिस्ट का पार्ट है। तो साल्बुटामोल का आप पफ दे सकते हैं पेशेंट को, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन होगा। नेक्स्ट है IV एपिनेफ्रिन दे सकते हैं अगर सीवियर कंडीशन जा चुकी है तो। लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, तो सभी आंसर इसके करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग्स कैन कंट्रोल हाइपरटेंशन बाय रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर। ठीक है, कि कौन सी क्लास है वो कम कर सकती है हाइपरटेंशन को। ऑप्शन है बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ACE इनहिबिटर, ARB यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, अल्फा एगोनिस्ट, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये जो सभी क्लासेस हैं इनकी वजह से क्या होता है कि हमारा BP कम होता है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर क्या करेगा कि जो ब्लड वेसल्स में हाई ब्लड प्रेशर से जा रहा था, जो ब्लड जा रहा है ब्लड वेसल्स में हाई प्रेशर से, उसको क्या करेंगे अभी, ये कम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि वेसोडाइलेशन करवा देते हैं। ठीक है, ACE इनहिबिटर्स हैं जो हमारी एंजियोटेंसिन वो तो ARB है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो ये भी क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करवाने में हेल्प करते हैं। और जो ACE इनहिबिटर्स था वो था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होता है, इसकी वजह से BP कम हो जाएगा आगे जाके। अल्फा एगोनिस्ट है और ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो सभी क्या कर सकते हैं, ये पेशेंट की BP कम करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कोज वुडन चेस्ट सिंड्रोम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी तक आया नहीं है पर पूछ सकता है। ऑप्शन है मॉर्फिन, फेंटानिल, कोकीन, पैथिडीन। करेक्ट आंसर इसका आएगा फेंटानिल। ठीक है, मॉर्फिन में कंफ्यूज नहीं होना है। मॉर्फिन की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। फेंटा की वजह से भी होता है पर ज़्यादा से होता है, मॉर्फिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर क्विकली। ठीक है, ऐसे ड्रग्स जिसको देने के लिए क्या करना चाहिए, हमको बहुत क्विकली उनको देना पड़ता है। ठीक है, जो कैनुला की कैप होती है ऊपर की, इंजेक्शन पोर्ट होता है, डायरेक्टली वहीं से दे देते हैं ड्रग्स को। क्यों? क्योंकि इनके रैपिड एक्शन हमको चाहिए होते हैं। कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, सक्सेनल कोलिन, एपिनेफ्रिन, एडिनोसिन। ठीक है, तो तीनों ड्रग क्या हैं, ये हमको रैपिडली इंजेक्ट करने पड़ते हैं। सक्सेनल कोलिन का सबको पता होता है पर एपिनेफ्रिन, एडिनोसिन का नहीं पता, तो वो भी आप इसमें याद रख लें। तीनों ड्रग का हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट डोज ऑफ एपिनेफ्रिन इन कार्डियक अरेस्ट। ऑप्शन है 1 mg एवरी 10 मिनट्स, 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट्स, 1 mg एवरी मिनट, 1 mg 15 मिनट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 1 mg एवरी 3 to 5 मिनट्स में आपको इसको रिपीट करना होता है एपिनेफ्रिन के डोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट मैच ऑफ एपिनेफ्रिन इन कार्डियक अरेस्ट। ऑप्शन है 1 mg EDR कैन बी गिवन थ्रू IV, 1 mg EDR कैन बी गिवन थ्रू IO, IO का मतलब है इंट्राओशियस पाथवे, 1 mg EDR कैन बी गिवन थ्रू ET, ET का मतलब है ET ट्यूब। ठीक है, और ऑल ऑफ दीज। तो देखा जाए तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। अजय यादव में इन तीनों के बारे में दे रखा है। IM का उसने नहीं बताया। IM क्या होता है कि पहले क्या किया जाता था, जो हार्ट की हमारी मायोकार्डियम मसल है डायरेक्टली वहीं पे इंजेक्ट कर दिया जाता था, तो उसकी वजह से क्या होता था, मायोकार्डियम डैमेज होता था। लोगों को लगता था कि डायरेक्टली आप हार्ट पे उसको एपिनेफ्रिन देंगे तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, पर ऐसा नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मायोकार्डियम डैमेज भी हो रही थी, तो इसलिए ये वाला मायोकार्डियम वाला तो बंद कर दिया है। तो इन तीनों फॉर्म के लिए बता रखा है ज़्यादा में IV, IO और ET। ठीक है, तो 1 mg देना होता है तीनों के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिनेफ्रिन इज एडवाइज्ड इन कार्डियक अरेस्ट थ्रू IV IO ET इन डोज रेशियो ऑफ ऑप्शन है 1:1000, 1:10,000, 1:20,000, 1:2000। तो नॉर्मली जो EDR का हमारा वायल होता है, जो एम्प्योर होता है सॉरी, उसके अंदर क्या होता है 1 ml EDR होता है। 1 ml के अंदर क्या होता है 1 mg पाया जाता है EDR, ठीक है। 1 mg इन 1 ml, तो रेशियो कितना बन जाता है 1:1000, ठीक है। अब 1:1000 बन रहा है तो हमेशा उसको क्या करना है, पहले हमको डाइल्यूट करना है। 9 ml हम NS लेंगे, 1 ml हम EDR लेंगे। 1:1000 पहले था, अब वो कितना बन जाएगा 1:10,000। तो उसको फिर एडमिनिस्टर किया जाता है IV IO या फिर ET की फॉर्म में, सॉरी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका 1:10,000 अडल्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट डोज ऑफ एपिनेफ्रिन इन कंडीशन ऑफ एनाफिलेक्सिस। ऑप्शन है 1 mg रिपीटेड आफ्टर एवरी 3 to 5 मिनट्स, 0.5 to 1 mg रिपीटेड एवरी 3 to 5 मिनट्स, 1.1 mg रिपीटेड एवरी 3 to 5 मिनट्स, 1 to 2 mg रिपीटेड एवरी 3 to 5 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 0.5 to 1 mg रिपीट किया जाता है हर 3 से 5 मिनट के अंदर। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिनेफ्रिन इज एडवाइज्ड इन एनाफिलेक्सिस रिएक्शंस थ्रू IV IO या फिर ET इन डोज रेशियो ऑफ। डोज हमको पहले हमने देख ली कि 0.3 to 0.5 mg देना होता है, ठीक है। और रेशियो जब पूछेगा तो रेशियो में क्या करना है, ऑप्शन है 1:1000, 1:10,000, 1:2000, 1:20,000। करेक्ट आंसर इसका आएगा 1:10,000, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा में एक IM का फॉर्म अलग से बताया हुआ है इंट्रामस्कुलर, तो उसके अंदर जा रहा था आंसर 1:1000, ठीक है। तो उसमें मतलब डाइल्यूट नहीं करना है, डायरेक्टली दे देना है IM के अंदर। बाकी IV IO या फिर ET से आप दे रहे हैं तो 9 ml NS में लो, उसको डाइल्यूट कर दो। डाइल्यूट करेंगे तो 1 पहले 1000 था, आप कितना बन जाएगा 1:10,000, क्योंकि 10 ml टोटल वॉल्यूम हो चुका है, तो फिर उसको देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिग्नोकेन प्लस एड्रेनलिन ड्रग हैज़ रेशियो ऑफ। जो लिग्नो EDR हमारा ड्रग होता है लोकल एनेस्थेटिक, उसमें EDR का लिग्नोकेन के कंपेयर में कितना रेशियो होता है। ऑप्शन है 1:10 lakh, 1:20 lakh, 1:30 lakh, 1:40 lakh। करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा 2 lakh आएगा इसका आंसर। कितने जीरो हो गए, हाँ ठीक है 5 जीरो है। ऑप्शंस में क्या थे 1:1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh। 20, 30, 40 नहीं है ये, ठीक है, गलत पढ़ लिया था मैंने। आंसर का आएगा 1:2 lakh। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टीमेट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओपियोइड पॉइजनिंग इन एनेस्थीसिया। अब इस क्वेश्चन में ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है, वो भी अल्टीमेट। अल्टीमेट मतलब जो एकदम फास्ट काम करेगा। फास्ट काम कौन सा करेगा, नैल्ट्रोक्सोन, नैलोक्सोन, नलमेफेन। सबसे फास्ट काम करता है IV फॉर्म वाला। IV फॉर्म वाला में उसके कौन सा है, नैलोक्सोन। तो यही यूज़ किया जाता है अल्टीमेट इसका, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस ये ऑप्शन में कहा है, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक स्टिमुलेंट्स आर आल्सो नेम्ड एज। ऑप्शन है क्रोनोट्रोपिक ड्रग्स, आइनोट्रोपिक ड्रग्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स और अल्फा एगोनिस्ट। करेक्ट आंसर इसका आएगा आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक का मतलब है कि जो हमारा हार्ट है उसको क्या कर रहे हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एज ए कार्डिक स्टिमुलेंट काम करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर आइनोट्रोप्स। ऑप्शन हैं एपिनेफ्रिन, डोपामिन, डोब्यूटामिन, मिलरिनोनिन और नोरेटेनलिन, डाइगोक्सिन। तो ये सभी ड्रग्स क्या है, कार्डिक स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं। तो ये सभी किस क्लास में आ जाएंगे, आइनोट्रोप्स की क्लास में आ जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटीसियालोगिक इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सिक्रेशंस हो जाते हैं, सिक्रेशन बढ़ जाते हैं, ओरल सिक्रेशंस हो गए फेरिंग्स के अंदर, इनके अंदर, तो उनको कम करने के लिए एक ड्रग दिया जाता है, उसी को बोलते हैं एंटीसियालोगिक इफेक्ट। उसमें क्या होता है, देना होता है हमको ग्लाइकोपाइरोलेट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लाइकोपाइरोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हिपेरिन ओवरडोज ट्रीटमेंट। तो हिपेरिन का अगर ओवरडोज हो रखा है, मतलब हिपेरिन का एंटीडोट हमको देना पड़ेगा। एंटीडोट कौन सा होता है, एंटीडोट है हिपेरिन का प्रोटामिन सल्फेट। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज टू ट्रीट फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है तो क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना पड़ेगा, फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट कराना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन हैं हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्लूविरोसिमाइड, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग क्लासेस के ड्रग्स हैं। ये क्या किस में आते हैं, एंटीडायरेटिक हार्मोन, एंटीडायरेटिक उसके अंदर आते हैं, मेडिसिन के अंदर, ड्रग्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन मेनली एक्ट्स एज,
ठीक है, कैसे एक्ट करता है नाइट्रोग्लिसरीन? वेसोडाइलेशन कराता है, आर्टेरियल डायलेशन कराता है, वेनोडाइलेशन कराता है, कोरोनरी आर्टरी डायलेशन कराता है, ऑल ऑफ दिस करवाता है, ये सब कुछ है, ठीक है, सबको डायलेशन करवाता है। पर मेनली क्वेश्चन में पूछा है तो मेनली तो उसको क्या बोलते हैं, वेनोडाइलेटर बोलते हैं। तो क्या करवाएगा, ये वेनोडाइलेशन करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक इस्कीमिया कैन बी ट्रीटेड बाई। इस्कीमिया हो रहा है मतलब कि इस्कीमिया का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई इनफ नहीं पहुंच पा रही है हार्ट के पास में, ठीक है, कार्डिक इस्कीमिया उसको बोलेंगे। इनफ हार्ट के पास ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पे असर पड़ेगा। ऑक्सीजन की ब्लड कम पहुंचेगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो हार्ट जल्दी थक जाएगा, ठीक है, तो वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से आगे जाके हार्ट फेलियर हो जाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कार्डिक इस्कीमिया को ठीक करना पड़ेगा। कार्डिक इस्कीमिया के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि या तो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर ब्लॉकेज हो गया, कोलेस्ट्रॉल जम चुका है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर से क्या करेंगे, जो कोरोनरी आर्टरी थी तो वो क्या होगा, वो डायलेट होने लग जाएंगी, ब्लड वेसल्स जो उनके पास फ्लो बढ़ जाएगा हार्ट के पास में। स्टेटिन्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, नाइट्रेट्स में क्या आता है, एंटीजी आता है, तो वो क्या करता है, वेनोडाइलेशन करवाता है और आर्टरी डायलेशन और कोरोनरी आर्टरी को भी डायलेट करवाता है, तो हार्ट के पास सप्लाई अच्छी हो जाएगी इसको देने से। एंटीप्लेटलेट ड्रग दे सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या ना हो, थ्रोम्बस फॉर्मेशन ना हो, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज ना हो। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ब्लड वेसल्स का, रिलैक्स हो जाएंगी, तो इनफ ब्लड पहुंच पाएगा हार्ट के पास। तो ये सारे ड्रग क्लासेस किसके काम आती हैं, कार्डिक इस्कीमिया को ट्रीट करने के काम आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए ड्रग ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर हो रही है तो एक ड्रग दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है, एनएस के अंदर 100 ml एनएस के अंदर 1 ग्राम दिया जाता है मोस्टली। वो कौन सा है, वो है ट्रांएग्जामिक एसिड। करेक्ट आंसर इसका, ये क्वेश्चन पहले पूछ रखा है एक बार। वट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग कार्डियोप्लेजिक ड्रग्स ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट, ठीक है, कार्डिक अरेस्ट नहीं सॉरी कार्डिक सर्जरी। कार्डियोप्लेजिक ड्रग्स कुछ लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि होता क्या है। कार्डियोप्लेजिक में ऐसा होता है कि कोई ड्रग है वो आप पेशेंट को दे रहे हैं खुद की मर्ज़ी से और उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट आ जाता है, ठीक है, यानी कि उसका हार्ट काम करना बंद कर देगा कुछ टाइम के लिए, जब तक ये ड्रग उसका असर दिखाएगा। मेनली कब किया जाता है, जब हार्ट सर्जरीज की जाती हैं, ठीक है, जब हार्ट पे काम कर रहे हैं और हार्ट उस टाइम पंप कर रहा होगा तो सर्जरीज पे नहीं हो सकती, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, पेशेंट को पंप पे लिया जाता है। परफ्यूजन का मशीन जो होती है वो परफ्यूजन उसको प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है, ब्लड को वो ऑक्सीजनेटेड करके वापस ब्लड के अंदर पेशेंट के अंदर भेजेगी और अपन सर्जन जो लोग होते हैं वो हार्ट का ऑपरेट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट अभी बीट नहीं कर रहा है तो आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। तो कार्डियोप्लेजिक ड्रग्स का यूज़ तब किया जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा आएगा, टू इंड्यूस टेम्परेरी कार्डिक अरेस्ट एंड प्रोटेक्ट द मायोकार्डियम, ठीक है। अब इसको क्या नाम है, कार्डिक अरेस्ट करवाने के 2-3 रीज़न है। पहली बात तो ये कि सर्जन को डिफ़िकल्टी ना हो ऑपरेट करने में। दूसरा ये कि अगर आप उसको नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है, और उसके ऊपर ऑपरेट भी करते रहेंगे तो इनफ ब्लड सप्लाई भी नहीं पहुंच पाएगी। साथ ही में क्या होगा, उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाएगी, मायोकार्डियम को डैमेज होता रहेगा। तो ये सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसको पहले कार्डियोप्लेजिक ड्रग दे दिया जाता है उसको पेशेंट को पंप पे लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज कार्डियोप्लेजिक कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर कार्डियोप्लेजिक की तरह काम आता है, यानी कि हार्ट मतलब कार्डिक अरेस्ट आ सकता है पेशेंट को। ऑप्शन है हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकलेमिया, हाइपरमैग्नीशियमिया, ठीक है। तीनों कंडीशंस के अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट आ सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एक चीज़ और बताने देता हूँ मैं कि इन तीनों में से एक है जिसको क्या किया जाता है, मेनली यूज़ किया जाता है, हार्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वो कार्डियोप्लेजिक की तरह काम करे, और वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा दिया जाता है हार्ट को ताकि हाइपरकलेमिया हो। हाइपरकलेमिया का होगा तो क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, इंड्यूस करवा दिया जाएगा किसके लिए, कार्डिक अरेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये खुद की मर्जी से करवा रहे हैं अपन, और जब ऑपरेट ख़त्म हो जाएगा तो उसको वापस होश में ले आते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रीफर्ड फॉर इंड्यूसिंग कार्डियोप्लेजिया इन हार्ट सर्जरी, कौन सा किया जाता है, हाइपरकलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट मैच ढूंढना है। कार्डिक फेलियर का मतलब क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट का क्या होता है, कार्डिक इस्कीमिया का मतलब क्या होता है। कार्डिक फेलियर का मतलब होता है कंडीशन वेयर हार्ट कांट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी नीड्स, ठीक है, बॉडी की इनफ नीड्स थी उनको पूरी नहीं कर पा रहा है, ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा, तो होता है कार्डिक फेलियर। फेलियर का मतलब है कि जितना उसको करना चाहिए था उतना वो नहीं कर पाया था, वो फेल हो चुका है, इसलिए उसको बोलते हैं कार्डिक फेलियर। दूसरा होता है कार्डिक अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब है कि वो अरेस्ट हो चुका है, वो कोई काम कर ही नहीं सकता, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो चुकी है, अरेस्ट हो चुका है मतलब बंद हो चुका है। तो हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, कार्डिक अरेस्ट होता है। हार्ट कैन नॉट गेट इनफ ब्लड या फिर कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू कंप्लीट द सप्लाई ऑफ बॉडी, तो उसमें क्या होता है, हार्ट फेलियर हो जाता है।
थर्ड है कार्डिक इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब क्या होता है, इनफ ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाना। अगर हार्ट के पास इनफ ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको बोलते हैं कार्डिक इस्कीमिया। तो ये सारी डेफिनेशंस करेक्ट दी गई हैं, ये आपको समझाने के लिए दी हैं। तीनों के अंदर कन्फ्यूज रहते हैं, तो तीनों अलग अलग होती हैं, तीनों चीज़ें समझ चुके हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग कैन बी यूज टू ट्रीट मेथेमोग्लोबिनीमिया। इसका करेक्ट आंसर आएगा मिथाइलिन ब्लू, एक डाई होती है जो कि मेथेमोग्लोबिनीमिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टेकनली ओवरडोज ऑफ इंसुलिन गिवन टू द पेशेंट मेजर्स टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। गलती से पेशेंट को इंसुलिन की ओवरडोज दे दी है, तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे। इंसुलिन होता क्या है, ग्लूकोज को खाने वाला होता है, ठीक है, पकड़ने वाला होता है। अब इंसुलिन अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो ग्लूकोज का लेवल्स को वो कम कर देगा, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से ग्लूकोज प्रोवाइड करवा दो। तो ऑप्शंस देखेंगे, ए मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज फ्रिक्वेंटली, उसको बार बार फ्रिक्वेंटली क्या करें, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर उसके चेक करते रहें। साथ में क्या करें, एडमिनिस्टर ओरल फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स इफ हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप्स। अगर उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो आप उसको क्या दे दें, ओरल फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स पेशेंट को दे दें। सेकंड ऑप्शन है कीप द पेशेंट फास्टिंग अंटिल सिम्टम्स रिजोल्व। अगर उसको फास्टिंग रखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जाएगा नहीं, शुगर जाएगा नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, पेशेंट को दिक्कत होएगी। नेक्स्ट है अवॉइड चेकिंग ब्लड ग्लूकोज टू प्रिवेंट अननेसेसरी एंग्जाइटी। ठीक है, तो ये तो गलत है कि अगर आप चेक ही नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि किस लेवल तक आपने इंसुलिन ओवरडोज कर दी है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एडिशनल इंसुलिन टू प्रिवेंट हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो ये भी गलत है, पहले से आपने ओवरडोज कर दिया उसके बाद फिर से आप इंसुलिन देंगे तो वो तो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टेकनली थाइपेंटोन इज इंजेक्टेड इनटू द आर्टरी, नाउ द पेशेंट कंप्लेंट्स फॉर द पेन, द एरिया ऑफ इंजेक्टेड गोट रेड। ठीक है, व्हाट मेजर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। गलती से आर्टरी के अंदर थाइपेंटोन दे दिया है, जो हमको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो हमारा थाइपेंटोन होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीमली बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, तो वो क्या करता है, स्किन में जाता है तो एसिड बेस का रिएक्शन होता है, इसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है, क्रिस्टल्स बन जाते हैं एसिड बेस की वजह से। तो वो क्या करते हैं, आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया इस कंडीशन को आगे जाके, तो क्या कर देगा, ये पूरी सप्लाई बंद कर देता है आर्टरी की उस पोर्शन में, और आगे जाके क्या करना पड़ता है, एम्पूटेट करना पड़ जाता है, क्योंकि वो पार्ट डैमेज हो चुका होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हुई तो डैमेज हो जाएगा। ऑप्शन है डायल्यूट इट विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनएस। तो सबसे पहले ऐसा होता है कि जहाँ पे आपने निडल लगाई थी पेशेंट की, अगर वो गलती से आर्टरी के अंदर है और एडमिनिस्टर किया आपने, सामने उसको रिएक्शन देखने को मिली, तो सबसे पहले उसके कैनुला को निकालना नहीं है, आपको क्या करना है, उसी कैनुला में एनएस डाल देना है ताकि वो थोड़ा डाइल्यूट हो सके, उसका इफेक्ट क्या हो, थोड़ा कम हो सके। उसके अलावा इंजेक्ट हेपेरिन टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। जो एसिड बेस रिएक्ट करके क्रिस्टल्स बना रहे हैं, थ्रोम्बस बना रहे हैं, तो उसको प्रिवेंट करना है हमको, तो उसके लिए हेपेरिन इंजेक्ट करना पड़ेगा। इंजेक्ट वेसोडाइलेटर ऐड करेंगे ताकि ब्लड सप्लाई अच्छे से हो चुकी हो। फॉलो ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी। उसके बाद में क्या करेंगे, ओरल एंटीकोगुलेंट थेरेपी भी देते रहेंगे पेशेंट को, ताकि आगे जब उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए हेपेरिन का, तो उसके बाद में भी कहीं वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन फिर से ना हो जाए, इसलिए। उसके बाद में स्टिलेट गैंग्लियन ब्लॉक होता है। ये क्या होता है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है हमारा, उसको एक्टिवेट करता है, तो उसको क्या कर देंगे, पहले ही ब्लॉक कर देंगे अपन। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम देते हैं। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, पहले मैंने आपको बताया भी कि जो ब्लड बैग होता है उसके अंदर क्या होता है, एसिड फॉस्फेट सिट्रेट होता है एज ए एंटीकोगुलेंट। तो जो सिट्रेट होता है उसके अंदर एंटीकोगुलेंट, वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जाने के बाद में क्या करेगा, वो कैल्शियम को पकड़ता है और चिलेट आयन बना लेता है। तो कैल्शियम को ज़्यादा अगर आपको मैसिव ब्लीडिंग करवा दी, ठीक है, तो मैसिव ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। मैसिव ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो मैक्सिमम अमाउंट में क्या जाता है, साथ में उसके ब्लड के साथ में क्या जाता है, उसके साथ में एक सिट्रेट जाता है, जो कि ब्लड बैग के अंदर पहले से प्रेजेंट था। तो ऐसे करते करते क्या होता है, वो हमारी बॉडी के कैल्शियम को खाता रहता है, तो हाइपोकैल्शियमिया की कंडीशन आ जाती है। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है ड्यूरिंग हाइपोकैल्शियमिया, अगर पेशेंट के अंदर क्या होता है, कैल्शियम के लेवल्स कम हो चुके हैं तो भी देना पड़ता है। थर्ड ऑप्शन है ड्यूरिंग हाइपरमैग्नीशियमिया, और फोर्थ ऑप्शन है ड्यूरिंग कार्डियोप्रोटेक्टिव थेरेपी इन रिस्पॉन्स टू हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपरमैग्नीशियमिया हो, दोनों कंडीशन में आप उसको कैल्शियम दे सकते हैं ठीक करने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन साइनाइड पॉइजनिंग। ऑप्शन है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम थायोसल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और एट्रोपिन। करेक्ट आंसर इसका आएगा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट मैचिंग ऑफ एंटीडोट। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक है, तो एंटीडोट दे रखी हैं सब ड्रग्स के एक साथ। क्वेश्चन अलग अलग बनाएंगे तो 10-15 क्वेश्चन बनेंगे इनसे, ठीक है, वो टाइम फिर इतना बचा भी नहीं है, सीधे याद ही कर लेते हैं अभी।
ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक से क्या होगा, फाइजोस्टिगमिन होगा, बेंजोडाइजेपिन का फ्लोमाजेनिल होगा, बीटा ब्लॉकर का ग्लूकागोन होएगा। बीटा ब्लॉकर्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल वो होता है जिसके लास्ट में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, LOL, मेट्रोपोलोल, लिबिटलोल, एस्मोलोल, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं। नेक्स्ट है साइनाइड, तो इसके अंदर देते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सॉरी ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। इसके अंदर क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइनाइड पॉइजनिंग पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सोडियम थायोसल्फेट आएगा, सोडियम नाइट्रोक्साइड नहीं आएगा, SNP इसका गलत है। सही आंसर क्या होगा इसका, सोडियम थायोसल्फेट। तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था, ये इसका आंसर मैंने गलत दे दिया, सॉरी इसके लिए। करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, सोडियम थायो सल्फेट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेपेरिन का देख लेते हैं, प्रोटामिन सल्फेट, आयरन का है डिफोरक्सन मिसेलाइट, मेथनॉल का एथेनॉल, ओपियोइड का नैलक्सोन, पैरासीटामोल का भी एक इंपॉर्टेंट है ये वाला कि एंटीडोट क्या होता है, तो N-एसिटिलसिस्टीन होता है। वारफरिन का क्या होता है, फाइटोमेनाडोइन होता है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स का एग्जाम्पल क्या क्या होता है, एट्रोपिन हो गया, ग्लाइकोपाइरेट हो गया, ठीक है, ये एंटीकोलिनर्जिक्स है। बेंजोडाइजेपिन्स में एग्जांपल क्या आएंगे आपके, मिडाजोलम आ जाएगा। उसके बाद में है बीटा ब्लॉकर्स, इसमें एस्मोलोल, मेट्रोपोलोल, लिबिटलोल। हेपेरिन आपको पता ही है, ओपियोइड्स में फेंटानिल, मॉर्फिन, ये सब आ गए। पैरासीटामोल आपको पता है। तो ये एंटीडोट हमको याद करने हैं सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन नॉट या फिर डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन कौन से ड्रग्स क्रॉस नहीं करते हैं, तो इसकी आपको मैं इजी ट्रिक बता देता हूँ। एक तो होते हैं मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है, DMR और क्या बोलते हैं, डिपोलराइजिंग और नॉन डिपोलराइजिंग। डिपोलराइजिंग में सक्सनाइलकोलिन होता है और नॉन डिपोलराइजिंग में वैक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, ठीक है। जो मेनली जो हम यूज़ करते हैं ना, तो वो और उनके अलावा साथ में क्या होता है, रिवर्सल। अब कंप्लीटली इसको याद कैसे करेंगे, मसल रिलैक्सेंट प्लस रिवर्सल, ये दोनों क्रॉस नहीं करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, जबकि क्या होता है कि इंडक्शन एजेंट हो गए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ऑप्शंस हैं ओपियोइड्स, इंडक्शन एजेंट, बेंजोडाइजेपिन, वोलेटाइल इनिशियल एजेंट्स। तो ओपियोइड्स भी क्या करते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं, सॉरी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। ओपियोइड्स में आएंगे मॉर्फिन, फेंटानिल। इंडक्शन एजेंट्स प्रोपोफॉल, इटोमिनेट, थाइपेंटोन, ये सभी भी क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को यानी बी को क्रॉस कर देते हैं। बेंजोडाइजेपिन, मिडाजोलम भी क्रॉस कर देगा। वोलेटाइल इनिशियल एजेंट जैसे कि आइसोप्रोपेन ये भी क्रॉस कर देते हैं। तो ये सभी क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। कौन सा क्रॉस नहीं करता है, मसल रिलैक्सेंट प्लस उसका रिवर्सल, नियोस्टिमिन प्लस ग्लाइकोपाइरेट और प्लस मसल रिलैक्सेंट्स। तो ये तीनों क्या करते हैं, तीनों ये नहीं करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस, बाकी सब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी अवॉइडेड इन प्रेग्नेंट लेडीज़ वाइल डिलीवरी ऑफ बेबी। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में कौन कौन से ड्रग्स अवॉइड करने चाहिए, ऐसे ड्रग्स अवॉइड करेंगे जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक पहुंच जाए। प्लेसेंटा को अगर क्रॉस कर दिया, अगर बेबी तक पहुंच गया, तो बेबी के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा सकते हैं। कौन, ओपियोइड्स, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स पे नहीं देते। तो ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर एंटीमेटिक इफेक्ट। ऑप्शन है 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जिसमें आता है ऑन्डानसिट्रोन आता है, पेलिनासिट्रोन आता है। दूसरा ऑप्शन है मेटाक्लोप्रोमाइड। तीसरा ऑप्शन है S2 एंटागोनिस्ट, जिसमें आता है रेनिटीन, ठीक है, फेमेटिडीन हो गया। तो ऑल ऑफ दीज आंसर दे रखा है लास्ट में, पर इसका करेक्ट ऑल ऑफ दिस का क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है लास्ट में। करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, 5-HT3 एंटागोनिस्ट। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग कौन सा होता है, ऑन्डानसिट्रोन या फिर पेलिनासिट्रोन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट शिवरिंग। ऑप्शन है पैथिडीन, ट्रामाडोल, पैरासीटामोल, टेंट्रोलिन। नॉर्मल शिवरिंग अगर हो रही है तो PCM से कम हो जाती है, PCM से नहीं तो ट्रामाडोल से कम हो जाता है। पर एक्सेसिव अगर ड्रग ऑफ चॉइस ही पूछ लिया है, ठीक है, मैलिग्नेंट शिवरिंग भी इसको बोल सकते हैं, तो उसके अंदर पैथिडीन आंसर आता है। डेंट्रोलिन कहाँ पे काम आता है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्क वेंटिलेशन शुड बी अवॉइडेड इन। ऑप्शन है फुल स्टमक पेशेंट, नो कन्फर्म्ड NPO, प्रेगनेंसी कंडीशंस इन विच IAP इज इंक्रीज, हाइटस हर्निया। ठीक है, मास्क वेंटिलेशन करने को क्यों मना किया है, मास्क वेंटिलेशन जब भी आप करते हैं तो उसके ट्रेकिया में भी एयर जाती है, और क्या नाम है, जो भी आप वेंटिलेट कर रहे हैं वो उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी जाएगा, साथ में क्या जाएगा, वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में भी जाता है। क्यों, क्योंकि कॉमन पाथवे से हम मास्क से वेंटिलेट कर रहे हैं, फेरिंग से, ठीक है। तो कॉमन पाथवे से कर रहे हैं तो इंटरअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, बार बार तक एयर वेंटिलेशन उसके स्टमक तक जाता रहा तो, ठीक है, इसकी वजह से IAP बढ़ जाता है। तो किस किस पेशेंट में ऐसा हो सकता है,
आईएपी बढ़ जाता है नॉर्मली, हमने पहले देखा आईएपी बढ़ रहा है, और आईएपी की एक लिमिट होती है कि अगर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर वो रिस्की हो सकता है पेशेंट के लिए। तो फुल स्टमक पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, चांसेस है एस्पिरेशन के, इसलिए मास्क वेंटिलेशन नहीं करेंगे। अगर मास्क वेंटिलेशन आपने किया उस पेशेंट के अंदर, पहले से कुछ खा रखा है, तो वो खाया पिया क्या होगा, एस्पिरेट करने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। नो कन्फर्म्ड एनपीओ, इसमें भी वही है, उसने पता नहीं हमको कि खा रखा है या नहीं खा रखा, क्या पता खा रखा हो, तो उसमें भी मास्क वेंटिलेशन के चांसेस कम यूज़ करते हैं। सक्शनल कोलिन देके आप उसको इंटिबेट कर सकते हैं रैपिड सीक्वेंस इंटिबेशन के फॉर्म में। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आईएपी पहले से बढ़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में वैसे हम देते हैं। कंडीशन इन विच आईएपी इंक्रीज, कैसे भी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो क्या नहीं करेंगे, मास्क वेंटिलेशन नहीं करना चाहिए हमको। हाइटिस हर्निया में भी क्या हो रखा है, हमारा एब्डोमिनल प्रेशर का बढ़ा हुआ होता है, तो इसमें भी देते हैं। ऑल ऑफ दिस का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन बी यूज टू कंट्रोल पेरीऑपरेटिव टैकीकार्डिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट कॉमनली जो पेरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन आता है, ठीक है, वो टैकीकार्डिया होता है कि एरिथमिया होता है, तो करेक्ट आंसर इसका हमेशा आएगा टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया कब होता है, जब हमारी बॉडी के साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो रही है। छेड़छाड़ के रिस्पॉन्स में क्या होता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, ठीक है। पेशेंट को एनेस्थेटाइज कर दिया आपने, उसके बाद में इंसिजन जब लगेंगे, जब भी पेशेंट को पेन होगा, उसको फील नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, पर जब उसको फील होगा तो क्या आता है, उसको आप मॉनिटर पे देख सकते हैं, उसको क्या हो रखा होता है, टैकीकार्डिया हो रखा होता है, ठीक है। तो टैकीकार्डिया इज़ द मोस्ट कॉमन, क्या है वो, मोस्ट कॉमनली हैपनिंग एरिथमिया है ड्यूरिंग पेरीऑपरेटिव कंडीशंस, ठीक है। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है पेरीऑपरेटिव टैकीकार्डिया के लिए, इस्मोलोल, लेबेटोलोल, मेट्रोपोलोल, तीनों आप दे सकते हैं। तीनों बीटा ब्लॉकर्स की कैटेगरी के हैं, ड्रग क्लास बीटा ब्लॉकर्स है दोनों। क्या बीटा ब्लॉकर्स क्या काम आते हैं, जो हमारा ब्लड वेसल है उसको क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, तो और उसके साथ में हमारी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी कम कर देते हैं, टैकीकार्डिया को कम कर देंगे, ठीक है। तो सारे दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन कंडीशंस ऑफ इनएडिक्वेट रिवर्सल ऑफ मसल रिलैक्सेंट, यानी कि पेशेंट को इनएडिक्वेट रिवर्सल हुआ है, एडिक्वेटली वो रिवर्स नहीं हो पा रही है, ठीक है। उसका कारण क्या क्या हो सकता है, उसका कारण ये है कि आपने पेशेंट को ढंग से रिवर्सल नहीं दिया, या फिर रिवर्सल की कंसंट्रेशन कम पड़ गई है, या फिर पेशेंट डीप एनेस्थीसिया में था, उसको भी और टाइम लगेगा, या फिर क्या हो सकता है, रीज़न है कि इनहेलेशनल एजेंट था वो अभी तक वॉश आउट हुआ ही नहीं है, बॉडी के अंदर ही सर्कुलेट कर रहा है, तो इसकी वजह से इफेक्ट रह जाता है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं, या फिर किसी का मेटाबॉलिज्म ही स्लो है, किसी पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो रखा है, तो ये सारी कंडीशंस बनती हैं जिसके अंदर आपको क्या फील करना पड़ सकता है, डिले, ठीक है, डिले इन रिवर्सल। तो इनएडिक्वेट रिवर्सल है तो आप उसको क्या देंगे, मिडाजोलम, ग्लाइको प्लस नियो, एट्रोपिन प्लस नियो, ऑल ऑफ दिस, तो आप उसको देंगे रिवर्सल। रिवर्सल में कौन सा दिया जाता है, ग्लाइको काम कर रहा है एंटी सेलुलोज इफेक्ट, जिसकी वजह से सिक्रेशंस नहीं आएंगे, नियोस्टिगमेंट काम कर रहा है उसको वापस लेके आने के, इसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर का क्या आएगा, ग्लाइको प्लस नियोस्टिगमेंट। इसमें अंदर एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका रेशियो कितना देना होता है, तो ग्लाइको प्लस नियो का, ग्लाइको स्लैश नियो का जो रेशियो बनता है वो कितना होता है, ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर, दोनों की डोज बताना आप, ठीक है, और रेशियो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्यूजन ऑफ ब्लैंक कैन बी यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं, इसको देखिए, ठीक है। एंड इफ़ डज नॉट, अगर ये काम नहीं आ पाता है तो एडिशनली एक और इन्फ्यूजन चलाया जाता है, ठीक है। वो कौन सा इन्फ्यूजन चलाया जाता है, तो दोनों के लिए आपको बताना है। ऑप्शन है एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन एंटीजन, नोरेपिनेफ्रिन, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, नोरेपिनेफ्रिन। तो सबसे पहले तो क्या कोशिश की जाती है कि किसी पेशेंट को अगर हाइपोटेंशन हुआ है तो सबसे पहले आप उसको फ्लूइड दीजिए, ठीक है। फ्लूइड से अगर उसका करेक्शन हो सकता है बीपी का तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि उसको नोरेड से ठीक करने की कोशिश करें। नोरेड का अमाउंट कम रखेंगे, वैल्यूज़ कम पे रखेंगे, पर फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो नोरेड अगर ऊपर तक पहुंच गया, मैक्सिमम तक पहुंच गया कि इससे ज़्यादा आप नोरेड देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या किया जाता है, फिर साथ में इंसर्ट किया जाता है, इन्फ्यूजन चलाया जाता है किसका, वेसोप्रेसिन का। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, नोरेपिनेफ्रिन एंड वेसोप्रेसिन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ सीजर ड्यूरिंग इंडक्शन, ठीक है। सीजर अगर आ गया इंडक्शन के टाइम पे तो क्या दे सकते हैं, ऑप्शन है मिडाजोलम, नियोस्टिगमेंट, एट्रोपिन, ग्लाइकोपैरलेट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, मिडाजोलम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज यूज टू रिवर्स बेंजोडाइजेपिन सेडेशन, ऑप्शन है नैलोक्सोन, फ्लूमाजेनिल, नियोस्टिगमेंट, एट्रोपिन, ठीक है। तो रिवर्सल के लिए कौन सा यूज़ करता है, फ्लूमाजेनिल यूज़ कर सकते हैं, हमने पहले भी देख लिया।
तो ये भी ऑप्शन हमने कर लिया ये क्वेश्चन। और इसके बाद में क्या होता है, इमरजेंसी ड्रग्स का लगभग इतना ही होता है मेनली। तो बाकी थोड़ा बहुत अगर कुछ बच भी जाते हैं क्वेश्चंस तो मैं लास्ट के टाइम जो MCQ सीरीज़ पोस्ट करूँगा वीडियोस, उसके अंदर आपको सारे काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इनके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी जो कुछ टॉपिक्स आपने कमेंट सेक्शन में बताए थे, जैसे कि ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट्स, तो आज इतना टाइम नहीं मिल पाया है, तो मैं वो कल पक्का से अपलोड कर दूँगा। बाकी भी जो आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम लग रही है तो आप बता सकते हैं, वो भी हम अपलोड कर देंगे जल्दी। एग्ज़ाम से पहले सब कुछ कंप्लीट करेंगे, और एग्ज़ाम से पहले हम MCQ सीरीज़ जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 4-5 हम जो मेगा वीडियोस हैं जिसमें हम काफ़ी MCQs करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।